ग्रेड से जब हमारी राजनीतिक पारी शुरू हुई थी तो पहली बार 2003 में विधायक बने थे सुदर्शन बबलू जी, जो कि हम से विधायक है। विवेक शर्मा बिक्कू जी माननीय विधायक। एससी कमीशन के हमारे अध्यक्ष श्री कुलदीप कुमार जी, श्री सतपाल रायजादा जी जो पूर्व में विधायक रहे हैं, हमारे सभी सम्मानित मंच पर विराज अशोक ठाकुर जी जो युवा कांग्रेस में हमारे साथ इन्होंने काम किया है, रंजीत राणा जी जो कि हमारे अध्यक्ष है, श्री सरबजोत सिंह बेदी जी जो कि हमारे यहाँ के एक सम्मानित अतिथि व्यक्ति हैं, सभी अधिकारी, विजय डोगरा जी सदस्य अनुसूचित जाति, और मीता शर्मा जी जो मेरे साथ तकरीबन विश्वविद्यालय में रहे, मेरे जूनियर थे और अभी इस मुन्ना कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय हैं। हमारे साथ इन्होंने काफी काम किया है। और मंच पर विराजमान हमारे बुजुर्ग सभी बुजुर्ग साहबान, ब्लॉक प्रेसिडेंट कुमारी और एनएसयू के प्रेसिडेंट, युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट, सेवादल वालों ने भी अभी सम्मान दिया। सबको संबोधित करते हुए स्कूल के सभी लेक्चरर्स और सभी इस क्षेत्र के निवासी, तकरीबन 2.5 वर्ष पहले आपके आशीर्वाद से प्रदेश में आप लोगों की सरकार बनने के बाद एक दायित्व होता है और एक कर्तव्य होता है। हमारी सरकार ने जहां अपने दायित्व का निर्वाह किया, वहां कर्तव्य का भी निर्वाह किया। विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद जिस हालात में इस प्रदेश का खजाना हमें मिला, हमने हमेशा उस चुनौती का सामना किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को समझा, उस दिन हमने सोचा कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बनाएंगे, ऐसे नीतिगत परिवर्तन के माध्यम से इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे। उस दिशा में सरकार ने काम करना शुरू किया। मैंने कई विभागों की मीटिंगें ली, रात के 11-11 बजे तक बैठ के ली, पूरे विभाग की कार्यप्रणाली को समझा और विभाग की कार्यप्रणाली के समझने के बाद मैंने इस व्यवस्था को जो पिछले 40 साल से चली आ रही थी, उस व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। और आपने मेरा पहला ही समय से भाषण सुना होगा। मैंने हमेशा कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। जब मैं अधिकारियों की बैठक लेता था, जो अधिकारी आईएएस ऑफिसर्स हैं, उस समय तो मुझे उन्हें समझाने में लग गया, और जब मैं उन्हें समझाने में समर्थ हुआ तो प्रदेश पर भीषण प्राकृतिक आपदा 23,000 घर इस प्रदेश में या तो पूर्णतया नष्ट हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए। मैं प्रत्येक क्षेत्र में गया, हर एक क्षेत्र का मैंने अध्ययन किया, हर एक जिले की अपनी समस्या होती थी। और जब कुल्लू में ऐतिहासिक इस प्राकृतिक आपदा ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया, हमारी सरकार ने प्रयास किया कि पहले समय हम अपने जितने मेहमान आए हैं, 75,000 के करीब टूरिस्ट उस प्रदेश में फंस गए थे, हमने उन 75,000 टूरिस्टों को वहां से निकाला। फिर जो 23,000 घर नष्ट हो चुके थे, उन घरों को बसाने की हमारी जिम्मेवारी थी। इसीलिए मैंने कहा कि हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया, केंद्र सरकार ने केंद्रीय टीम भेजी और आकलन किया गया। ये कोई प्रदेश सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया गया आकलन नहीं था, ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया आकलन था। केंद्र सरकार द्वारा आकलन में तकरीबन 12,000 करोड़ के नुकसान का जायजा लिया गया।
हमने केंद्र सरकार से मांग की कि आप हमें राहत पैकेज दे। बार बार हम मिलते रहे, कुछ थोड़ी बहुत सहायता कुछ समय के लिए आई, लेकिन उस सहायता से प्रदेश का जो क्षतिग्रस्त इलाके थे उसका कुछ नहीं बन रहा था। हमने 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया और जिनके घर टूट गए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 लाख मिलते थे, हमने उसको बढ़ाकर 7 लाख किया और 7 लाख घरों को हमने घर बनाने के लिए पैसे दिए। उसके बाद राजनीतिक आपदा आई, हमने उस चुनौती का भी सामना किया आपके आशीर्वाद से। हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया गया और जब हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया गया तो मुझे ऐसा लगा कि राजनीति में जो लोग सच्चे मन से प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, उनकी राजनीति को अगर कोई गिराने का प्रयास करता है तो उस समय या तो भगवान और देवी देवताओं के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से हमें मजबूती मिली और हम फिर दोबारा 40 पर पहुंचे। मैं इस व्यवस्था को इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पाया है मेरे जीवन में, राजनीतिक जीवन में मेरे साथ जो लोग रहे हैं, क्योंकि मैं 25 साल जिस भी अपने जीवन काल में रहा, अध्यक्ष के पद पर रहा। आपकी कॉलेज की प्रिंसिपल मेरे कार्य प्रणाली को अच्छी तरह जानती होंगी मीता जी, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया है। इनके साथ अब तो कई लोग अधिकारी है, HAS है, कई हाई कोर्ट में जस्टिस है, कई लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं। मैं ये मानता हूं कि जो हमारी संपदा है, हिमाचल प्रदेश के 75 लाख जनता की एक संपदा है, महज उस संपदा का बंटवारा सही ढंग से होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि 100 रुपये में से 70 रुपया हमारा सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के वेतन, पेंशन, मूलधन और ब्याज पर चला जाता है। इस व्यवस्था में जो 30 रुपये बचते हैं वो शिक्षा संस्थानों के काम आते हैं, या हेल्थ सेक्टर में आते हैं, या रोड बनाने में आते हैं, या पीने के पानी की योजनाओं में काम आते हैं, या कृषि में काम आते हैं। इतना पैसा मिलता है। हमने इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश की। जब हमने पानी की गुणवत्ता का अध्ययन किया, हम पानी तो नलकों के माध्यम से आपको दे रहे हैं, लेकिन उसमें गुणवत्ता का हमने पैमाना जब देखा तो वहां आपको सिर्फ नल के द्वारा उपलब्ध पानी दिया जा रहा है और स्वच्छ पानी उपलब्ध करने में भी कुछ जगह हमें कमी पाई। और हमने एक और स्टडी करवाया कि हिमाचल प्रदेश में इतने कैंसर के पेशेंट क्यों बन रहे हैं, क्या कारण है कि हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर नॉर्थ ईस्ट के बाद हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार हमारे यहाँ कैंसर के मरीज बनते जा रहे हैं। सारी स्टडी करने के बाद हमने ये पाया, एक तो जीवन यापन और जो हम नई चीजें यूरिया युक्त खा रहे हैं उसमें कमी लाने के लिए हमारी सरकार ने सोचा। इसलिए हमने कहा है कि इस बार हम पानी के शोधन के लिए 200 करोड़ रुपए का हमने इंतजाम किया, ताकि जो पानी में आपको खाना खाते हुए आप देखते हैं कि नलके के पानी से जब आप खाना बनाते हैं तो आप पाएंगे कि क्लोरीन की स्मेल आ रही है, ब्लीचिंग की स्मेल आ रही है। वो सब चीजों को दूर करने के लिए हमने इसमें पानी की शोधन के लिए 200 करोड़ का मुख्यमंत्री स्वच्छ योजना, जल योजना की शुरुआत की, ताकि आपको स्वस्थ बना सके और शुद्ध पानी उपलब्ध करवा सके। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हाल है? शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में पढ़ा, मैं वहां प्रेसिडेंट रहा। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो हमें कुर्सी नहीं मिलती थी। 8वीं तक के बच्चों को टाट पर बैठकर आगे पढ़ना पड़ता था और 9th 10th में कुर्सी मिलती थी। अब जब 9th 10th और उस समय 9th और 10th होती थी, +1 और +2 नहीं होता था, UC होती थी और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होता था। तो उसमें पढ़ाई का एक ऐसा जज्बा होता था कि एक दूसरे से पढ़ने के लिए कंपटीशन होता था सरकारी स्कूलों। आज सरकारी स्कूलों में हाल क्या है? सरकारी स्कूलों में गांव के बच्चे बहुत कम जाते हैं, या जो बच्चे जाते हैं बहुत ही अधिक निर्धन परिवारों के जाने शुरू हुए। मुझे ऊना के स्कूल में खुशी हुई कि जब मैं स्कूल का उद्घाटन बिल्डिंग का कर रहा था तो यहाँ बच्चों की संख्या को मैंने देखा और मुझे बड़ी खुशी हुई। तो शिक्षा व्यवस्था में हम क्या चीज लोगों को दे रहे थे? तकरीबन 11-12 हजार से 19 हजार स्कूल है। कई जगह 5 बच्चे हैं, कई जगह 3 बच्चे हैं।
उनका क्या क्या एक्सपोजर होगा। हमने रैशनलाइजेशन के तहत स्कूलों का वर्गीकरण युक्तिकरण शुरू किया और मुझे खुशी है कि जनता ने हमारा साथ दिया। आने वाले समय में हम 60% शिक्षा की जो स्कूली एजुकेशन है उसमें हम परिवर्तन कर चुके हैं। सबसे पहला परिवर्तन हमने क्या किया, हमने इस शिक्षा में मूल परिवर्तन करने की ठानी है। सबसे पहला परिवर्तन हमने किया कि स्कूल ऑफ एजुकेशन का एक बोर्ड बनाया और कॉलेज एजुकेशन का एक डायरेक्टरेट बनाया। स्कूल ऑफ एजुकेशन का एक डायरेक्टरेट और कॉलेज एजुकेशन का एक डायरेक्टरेट। कैसे शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जाए। शिक्षा में हम कॉलेज तो खोल रहे हैं लेकिन गुणात्मक शिक्षा नहीं दे पा रहे। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने 600 शिक्षा संस्थान खोल दिए। चुनावों से पहले 6 महीने पहले 600 के करीब स्कूल खोल दिए। हाल क्या हुआ कि एक स्कूल में जिसमें मेडिकल नॉन मेडिकल की पढ़ाई हो रही थी वहां से 2 टीचर निकाल दिए और दूसरे स्कूल को जिसको उन्होंने साइंस स्कूल डिक्लेयर किया था उसमें उन्होंने मेडिकल और नॉन मेडिकल के टीचर, एक मेडिकल का दे दिया और नॉन मेडिकल का दूसरे स्कूल में रख दिया। तो एक स्कूल में भी वो पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो सकी। हमने उसमें बदलाव किया, हमने कारणों की पहचान की और पाया कि कुछ स्कूल जो इंग्लिश मीडियम में है, पहली कक्षा से जहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ बच्चों का लगाव ज्यादा हो रहा है। हमने फैसला किया कि सरकारी स्कूलों में इस साल से इंग्लिश मीडियम में प्राइमरी कक्षा में पढ़ाई शुरू करवा दी गई है। इसके अलावा अगले साल ऊना का पहला जो स्कूल है उसको जो आज हमने शिलान्यास किया है उसको हम कोएड भी करने जा रहे हैं और साथ में वहाँ उसको स्कूल को हम सीबीएसई भी करने जा रहे हैं। अगले वर्ष से वहाँ सीबीएसई स्कूल की क्लासेस लगेगी और बच्चों की पढ़ाई के पूरे शिक्षक वहाँ उपलब्ध करवाए जाएंगे। यही नहीं, आपने देखा कि हमने आकर जो शिक्षा संस्थानों में रिक्त पद है वही अभी तक भरे नहीं गई है। अभी हमने 961 पोस्टें टीजीटी आर्ट, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल की निकाली है जिसकी की अभी एप्लीकेशन की डेट चल रही है। 600 के करीब हम जेबीटी की पोस्टें निकालने जा रहे हैं। जो रोजगार की बात करते हैं, हम स्पेशल रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं स्कूल में ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। गांव में पढ़ने वाला बच्चा, गांव से आने वाला जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है उसमें इस आत्मविश्वास की कमी ना रहे कि मैं अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं बोल सकता। इसलिए हम 500 के करीब स्पेशल इंग्लिश के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जो इसका की राज्य चयनियों के द्वारा सिलेक्शन की जाएगी और आने वाले समय में अच्छी शिक्षा उनको उपलब्ध हो सके। प्रदेश में सभी जगह शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के तहत हम गगरेट में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं, हम अंब में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं, हम ऊना में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं, हम हरौली में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं, कुटलैड में हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं। क्या है ये स्कूल, ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इस स्कूल में प्री नर्सरी से लेकर +2 तक बच्चों की पढ़ाई होगी। बच्चों को सुंदर कैंपस मिलेगा। एक स्कूल में कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपया खर्च करने की सरकार की योजना है। पहले स्टेज पर प्री नर्सरी से लेकर मिडिल तक का एक कैंपस बनेगा, दूसरे में मिडिल से लेकर +2 तक का एक कैंपस बनेगा। इन स्कूलों में पीटीआई के पद भी रखे जाएंगे, फाइन आर्ट्स के पद भी रखे जाएंगे, म्यूजिक के पद भी रखे जाएंगे, सभी टीचर उपलब्ध होंगे। और इन स्कूलों में हमारी जो स्ट्रेंथ की जो हमारी संभावना आने वाले समय में 1-2 वर्षों में शुरू होगी तो तकरीबन 750 बच्चों से लेकर 1000 बच्चा इन स्कूलों में पढ़ेगा। इर्द गिर्द के जितने भी 3-4 किलोमीटर के स्कूल है उनको बंद करके एक अच्छा कैंपस बनाया जाएगा जहां बच्चा आकर ये महसूस करेगा कि मैं इस स्कूल से पढ़ा हूं और भविष्य की जो चुनौतियां उसके सामने आएगी उसका सामना करने के लिए वो तैयार रहेगा। इस प्रकार की शिक्षा की परिकल्पना हमारी सरकार ने की है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में हमने तकरीबन 200 करोड़ रुपया फर्स्ट स्टेज के लिए रखा है और इसमें पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। दूसरा, हमारी सरकार का
जो दूसरा दायित्व बनता है वो हेल्थ सेक्टर है। ये जो पीजीआई का हेल्थ सेक्टर है, ये भारतीय जनता पार्टी के समय शुरू नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसकी इकोनॉमिक जो इसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस होनी थी, ECI, वो हमने करवाई और इसको शुरू करवाया। पर हेल्थ सेक्टर में हालत क्या है, आपने कभी कल्पना की है? आपको हिमकेयर का कार्ड तो मिल जाता है, लेकिन आप सोचते हैं कि मेरा इलाज ठीक हो जाएगा। वो क्या रहा है? आप जब हमने हेल्थ सेक्टर का अध्ययन किया, हमारी सरकार ने पाया कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हमारे हैं, कहीं तो कुछ अच्छा डॉक्टर देख के उसका इलाज कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, यहाँ से ट्रांसफर पीजीआई कर दिया जाता है। कुछ लोग हमारे लुधियाना चले जाते हैं, कुछ लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? 1000 करोड़ रुपए का हर साल हिमाचल प्रदेश की जनता प्रदेश से बाहर इलाज करवाती है। क्यों करवाती है? इसलिए करवाती है कि आज वहां हाल देखिए मेडिकल कॉलेजेस के। शिमला सबसे बड़ा IGMC मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश का है, दूसरे नंबर पर टांडा आता है। आप सुबह लाइन में पर्ची में खड़े होते हो, पर्ची काटने के लिए, पर्ची के लिए 2 घंटे खड़े होते हो, फिर डॉक्टर आपको चेक करता है। आप सोचते हैं कि मेरा इलाज जल्दी हो जाएगा, मुझे अल्ट्रासाउंड का टाइम मिल गया। 3-3 महीने तक MRI की वेटिंग है, CT स्कैन की वेटिंग है। ऐसा हुआ क्यों? कभी आपने सोचा? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने जो अपना खजाना था, जो अपना पैसा था, वो राजनीतिक लाभ के लिए, अपने चुनाव जीतने के लिए हमने बांट दिया। और ये 40 साल से ऐसा होता रहा है। और जो आपके मेडिकल कॉलेज में जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जिससे डॉक्टर ने देखना है, हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? यहां भी वो दिन रात मेहनत करके पेशेंट को देखते हैं, लेकिन आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो 20 साल पुरानी है। उन्ना में ही कोई 19 साल पुरानी आपकी अल्ट्रासाउंड की मशीन लगी हुई है, ये एक्सरे की मशीन नहीं लग रही है, दूसरी मशीनें लग रही है। अब इस चीज से कैसे लड़ा जाए? हम सिर्फ धोखा दे रहे थे हिमाचल के लोगों को कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, कार्ड बन रहा है, फ्री में होकर टेस्ट ठीक हो गए, लेकिन आपका इलाज पूरा तरह से ठीक नहीं हो पा रहा। हमने 1350 करोड़ रुपए का जो हमारी अपनी लिमिट लॉन्च की थी, इन मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए खर्च करने का निर्णय लिया। और इस वर्ष हमने कहा है कि IGMC, नेरचौक, टांडा, हमीरपुर और सभी मेडिकल कॉलेज में 20-20 साल पुरानी जो मशीनें हैं उनको बदला जाएगा। और तुरंत प्रभाव से जो एम्स दिल्ली में मशीन लगी है, उस मशीन को हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में लाया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आर्थिक तंगी के बाद भी हमने 200 करोड़ रुपया इस साल उस पर खर्च करने का निर्णय लिया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी से लेकर जो पीजीआई में मिलती है, वो हिमाचल के लोगों को आने वाले 2-3 सालों में उपलब्ध होगी। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब बीमार होते हैं तो उस खर्चे की कोई गिनती नहीं करते। उस खर्चे के समय तो आप ये सोचते हैं कि मैं किसी तरह ठीक हो जाऊं, मेरी इस समय जान बच जाए। लेकिन आप उससे पहले ये अंदाजा नहीं लगाते कि जिस प्रकार के आज वातावरण में हम रह रहे हैं, ये वातावरण चुनौतियों भरा है। इस वातावरण में आए दिन आपके हेल्थ पर कुछ ना कुछ इफेक्ट किसी ना किसी रूप में पड़ रहा है। आप क्या खा रहे हैं, ये पुराने समय की बातें रहेगी कि आप शुद्ध खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, किस प्रकार का आप खा रहे हैं। इस सब चीजों से हमने अध्ययन करने के बाद ये पाया कि हमें अपने लोगों को हेल्दी भी बनाना है, वेल्दी भी बनाना है और वाइज भी बनाना है। इन 3 चीजों को लेकर हमारी सरकार कार्य कर रही है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस संपदा को जो लोग लूटते आए हैं, उस चोर दरवाजे को हमारी सरकार ने बंद किया है। ऊना जिला आज अगर सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाएगा, जहाँ 200 मेगावाट के करीब हम बिजली पैदा कर रहे हैं, अभी 80 मेगावाट के यहाँ टेंडर हो चुके हैं। यहाँ बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। और शिक्षा के क्षेत्र में ऊना जिला को और अग्रणी बनाया जाएगा। वैसे भी अभी मैं 3 बेटियों को जब मैं प्राइज दे रहा था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि हमारी बेटियां हर जगह पहले नंबर पर आ रही है। और ये भी खुशी हो रही थी कि अभी वन मित्र की हमारी जब सिलेक्शन हुई तो उसमें 60% बेटियां वन मित्र में मेरिट पर सिलेक्ट हुई है।
तो ये सामाजिक परिवर्तन है, जहाँ बेटियां पहले रोजगार के लिए कम आती थी, आज खुलकर अपने रोजगार और अपने अधिकार को मांग रही है। ये परिवर्तन भी हमारे इस समाज में देखने को अभी मिल रहा है। इसके अलावा हमारी सरकार, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जो भी माइनिंग माफिया, जो भी चिट्टा के धंधे में सम्मिलित लोग, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी है, कुछ समय बाद आप देखेंगे इस पर हमारी सरकार कड़े से कड़ा प्रहार करेगी। हम युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम युवाओं को जो नशे की लत लगाने में सम्मिलित गिरोह है, लोग हैं, उनको हम जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। और जिन्होंने नशे के माध्यम से अपनी संपत्ति कमाई है, जो भी नशे के माध्यम से जिसने अपनी प्रॉपर्टी को बनाया है, हमारी सरकार में इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, उस संपत्ति को जब्त करेगी या तो उसको गिरा देगी, क्योंकि नशे के माध्यम से जो युवा पीढ़ी को धकेल रहे हैं, हमारी सरकार उसके खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई करेगी। अभी प्रक्रिया चल रही है, कानून बदले जा रहे हैं। आपने देखा कि नशे से लड़ने के लिए विधानसभा में हमने सख्त कानून पास किया है, उसके रूल्स बन रहे हैं और आने वाले 1-2 महीने में आप नशे के जो व्यापारी है उनके खिलाफ जेल की सलाखों में उनके संरक्षणकर्ता भी जाएंगे और नशे के व्यापारी भी जाएंगे। जो भी इस धंधे में लगा होगा उनको हम जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। हमारे पास पूरी रिपोर्ट्स आ रही है, हम पूरी रिपोर्ट्स गैदर कर रहे हैं। हम कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसके अंतिम स्तर तक जाना चाहते हैं कि कहां से नशा शुरू हो रहा है, कहां तक पहुंच रहा है, किस गांव में कौन नशा करता है। इसके खिलाफ हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप लोगों का हमें सहयोग चाहिए। मैं जानता हूं कि इस समय हमारी परिस्थितियां आर्थिक ठीक नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है और जिस अर्थव्यवस्था को जो पिछले 2 साल में थे उसमें तेजी से सुधार होते हुए मुझे ये लगता है कि 2027 तक हम आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर का मतलब है कि हमें किसी दूसरे की ओर नहीं झांकना पड़ेगा और 2032 में हम आपके हाथ में पैसा देंगे। आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य से आएंगे। ये हमारी सरकार की परिकल्पना। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऑडिटोरियम में, क्योंकि मैं खुद कॉलेज में रहा हूँ, पिताजी ने मांग की कि ऑडिटोरियम यहाँ बनना चाहिए। ऑडिटोरियम में तो सिर्फ 10 दिन ही कार्यक्रम होगा, उसके बाद वो बिल्डिंग बंद हो जाएगी। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा ऑडिटोरियम बने जहाँ आपके कार्यक्रम हो। उस डिस्ट्रिक्ट के ऑडिटोरियम को चाहे यहीं बनाना पड़े जहाँ जगह होगी, उस डिस्ट्रिक्ट के ऑडिटोरियम को मैं यहाँ बनाने की बात करूंगा। एक स्पोर्ट्स कॉलेज की भी यहाँ बात की गई है, मैं उसकी भी अध्ययन करूंगा। बेटी साहब ने बोला है, मामा बेटी ने, तो मैं उसको नहीं, मैं उसमें भी अध्ययन करवाऊंगा। लेकिन एक कॉलेज में अगर हम ऑडिटोरियम बनाते हैं तो उसका फायदा ये है कि वो सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम के लिए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आएगा। उसमें हमारे 10 करोड़ लगे, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक ऑडिटोरियम अच्छा बना दिया जाए जहाँ सारे बच्चों को अपने कल्चरल प्रोग्राम विद लाइब्रेरी के साथ बना दिया जाए। उसके बारे में हमारी सरकार इस पर विचार करेगी कि बनाना है कि नहीं बनाना, ये भी विचार करेगी सिचुएशन के हिसाब से, अगर वहाँ जगह मिलेगी। यही कहना चाहूँगा। और उसके अलावा यहाँ जितनी भी जगह है इस कॉलेज को और उत्कृष्ट बनाने के लिए जो भी आप मुझे सुझाव देंगे मैं उस सुझाव को पूरा करूँगा। और ऑडिटोरियम की बात अगर यहाँ इनके पास जगह हुई तो हम यहाँ ही बनाने का उसका प्रावधान करेंगे, ताकि कॉलेज के साथ और लोगों को भी काम करने का मौका मिले। अंत में मैं एक आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ, कॉलेज के जो छात्र है, जो NSOE के छात्र है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह NSOE का छात्र था और NSOE का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, तो आज की स्थिति में हमें भविष्य की चुनौतियों वाली टेक्नोलॉजी का सामना करना पड़ रहा है। और मेरा मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव आने चाहिए। ये शिक्षकों के कारण आ सकते हैं, अध्यापक के कारण आ सकते हैं, क्योंकि आप ही इन्हें नया दिशा देते हैं, नया मार्गदर्शन देते हैं। और इस दिशा में हमारी जो कॉलेज एजुकेशन है उसमें भी हम सुधार करने की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम उसमें महत्वपूर्ण बदलाव के साथ आपके सामने रखेंगे, आपके सहयोग से करेंगे।
एक और बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि रायजादा जी मुझसे कह रहे थे कि हमारा जिला जो है वो स्पोर्ट्स के मामले में बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, आगे आ रहा है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स में जो भी नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जाएगा, यानी कि कोई भी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होगा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होगा, उसको हम प्रिंसिपल को ऑथराइज कर देंगे, चाहे वो स्कूल के हैं चाहे कॉलेज के हैं, कि उनकी अटेंडेंस में उनको रिलैक्सेशन दी जाए, ताकि वो कोचिंग कैंप भी अटेंड कर सके और वो भी अटेंड कर सके, ताकि उनको प्रेशर ना किया जाए। तो उसके लिए हम नोटिफिकेशन करेंगे। तो ये चीज मुझे अभी इन्होंने कही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट्समैन है वो अपनी पढ़ाई की जगह, खेल भी एक पढ़ाई है, खेल भी एक पढ़ाई है, ऐसा नहीं है खेल के साथ पढ़ाई, खेल भी एक पढ़ाई है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर किसी जगह किसी भी खेल का जो ओलंपिक में खेली जाती है या कहीं और खेली जाती है, अगर आप उसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपकी जो अटेंडेंस है वो आपके प्रिंसिपल को ऑथराइज कर दिया जाएगा कि उसमें रिलैक्सेशन कर दी जाए। तो इस दृष्टि से भी मैं ये चीज आपको कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में हमने प्राइज मनी को बहुत अधिक बढ़ाया है। स्पोर्ट्स हमारे पढ़ाई के साथ जीवन जीने की एक कला भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का इस बार जैसे कि रायजादा जी कह रहे हैं कि 150 बच्चे पुलिस में बिना टेस्ट बिना इंटरव्यू के गए हैं। तो आप खेलो पुलिस में नौकरी में अभी जो भर्ती हुई 1200 पोस्टों की, उसमें 1 लाख बैठे, खेलने वाले तो बगैर इंटरव्यू के सिलेक्ट हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और हम उसमें प्राइज मनी हमने एशिया के लिए भी बढ़ाई है, ओलंपिक के लिए भी बढ़ाई है। स्पोर्ट्स की तरफ भी हमारा सरकार आने वाले समय में स्पोर्ट्स नई नीति पर विचार कर रही है, और जो भी लोग स्पोर्ट्स के माध्यम से रोजगार प्राप्त करते हैं उन्हें हम किस प्रकार से और रोजगार दे सकते हैं, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इस आशा के साथ कि इस कॉलेज के प्रांगण में जो शिलान्यास और भवन का उद्घाटन हमने किया है, आने वाले समय में यहाँ के बच्चे पढ़कर हिमाचल प्रदेश की सेवा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार सुखू जी, बार बार सुखू जी, एक बार सुखू जी, बार बार